अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है। इससे पहले हमारे 15 लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिकैप द लास्ट लेक्चर। हम अपने लास्ट लेक्चर को देखते हैं तो हमने क्या बात की। हमने बात की थी कि हाउ कैन वी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, उसके लिए हमने 4 डिफरेंट आपको टूल्स बताए। ठीक है जी, उसमें हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज एंड सेरेमनीज आपके पास हैं, आपके पास राइट्स हैं डिफरेंट किस्म के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं एक प्रोग्रेस रिटेन करना और परफॉर्मेंस को भी रिटेन करना। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्म्स एंड वैल्यूज या कल्चर नहीं है, एक स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो आप कभी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मैयर नहीं कर सकते। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एक्चुअली जो है आपकी परफॉर्मेंस मैयरमेंट का एक टूल है। परफॉर्मेंस को आपके मैयर करते हैं, परफॉर्मेंस आपके इन्हांस भी करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मल सेटअप का होना, एक प्रॉपर चीज़ों को कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन का चैनल का सेटअप का आपके पास होना। ठीक है, फिर आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको सेलिब्रेट करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रोल मॉडल का होना, ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या हैं, ये आपके पास डिफरेंट साइंस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रॉपर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो है, एक प्रॉपर कल्चर जो है उसको फॉलो करती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कल्चर की कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर कल्चर जो फॉलो करती हैं, जो प्रॉपर प्लान करती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और वो रिसोर्सेज को अच्छी तरह से जो है वो मैनेज कर पाती हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी इफिशिएंसी और जो इफेक्टिवनेस है वो भी आपके पास क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोसेस है उसका जो है वो टूल होती है। फिर हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर हमारी बात रही। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स आपके पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं वो कौन कौन से, हमने उनको वन बाय वन जो है डिस्कस किया। ठीक है, उसमें से हमने जो फंक्शन लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो हमारे पास था सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट की हमने बात की, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा कि सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की दैट वाज द समथिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लानिंग की बात की एंड सेकेंडली हमने डिस्कस किया ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास जॉब एनालिसिस की हमने बात की। जॉब एनालिसिस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग, दीज आर द 2 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जो हमारे पास HR प्लानिंग है, HRM प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम जब बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम बात कर रहे हैं HR मैनेजमेंट प्लानिंग की, तो वो हमारे पास ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको किस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसकी स्किल्स जो है वो क्या क्या होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ कितने ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए आपको। ठीक है, और किस किस लेवल का चाहिए, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या हो, किस किस डिवीजन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको एग्जांपल कोट की थी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप डिपार्टमेंट में हैं एंड यू आर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर दैट थिंग, तो यू मस्ट नो कि आपको HR के जो हैं वो लेक्चरर चाहिए, HR के जो हैं वो आपको कितने बंदे चाहिए, मार्केटिंग के कितने बंदे चाहिए, सोशियोलॉजी के कितने बंदे चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखते हो कि मेरे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है क्या करते हो, एडवर्टाइज करते हो और फिर उन्हीं के मुताबिक आपको एक एप्लीकेशन मिलती है। फिर उन एप्लीकेशन के पूल में से आप क्या करते हो, अपने पास सिलेक्शन करते हो। ठीक है, फिर आप रिक्रूटमेंट करते हो एंड देन आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस वो आपको नेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो दिस थिंग इज समथिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमैटिकल प्रोसेस आपके पास। एक और हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी कि जॉब एनालिसिस हमारे पास क्या है। जॉब एनालिसिस हमने कहा कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि यू नीड अ पर्सन, ठीक है, यू वांट टू हायर समबॉडी। ठीक है, तो उसके लिए आप जॉब एनालिसिस पहले करें कि जो भी आप जॉब अनाउंस कर रहे हैं उस जॉब की जो है वो टास्क क्या होंगे, प्राइमरी टास्क क्या होंगे, उसकी एक्टिविटीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपके पास जो हैं वो क्या होंगी, और उसके साथ साथ जो है उसके जो मीन ड्यूटीज हैं वो क्या होंगी, प्राइमरी टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको रिपोर्ट करेगा। दिस थिंग इज समथिंग एल्स, दिस इज थिंग नॉट कम अंडर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, बट यहां तक कि आप देखें टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या होंगी, और
आपने इन चीजों को जो है मैनेज करना है। अगर ये दो चीजें आपके पास क्लियर हैं, देन यू हैव अ गुड मीन आप एक अच्छा कैंडिडेट जो है सिलेक्ट और रिक्रूट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज उसके जो प्री रिक्विजिट थे वो ऑलरेडी आप क्लियर हो कि आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशन ये हो, ठीक है, जिसकी स्पेशलाइजेशन ये हो, जिसकी स्किल्स जो है वो ये हो, और वो बंदा जो है वो ये टास्क करेगा। अब अपने जो टास्क हैं, जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आप मैच करते हो एम्प्लॉय की स्किल्स के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ, उसके एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के साथ, फिर आप कहते हैं हाँ दैट थिंग इज मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। जो भी आपके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स है उसके अंदर आप कहते हैं हाँ ये बंदा मेरे लिए मोस्ट सूटेबल है, इसको जो है मुझे जो है वो हायर कर लेना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर आप जो है चीजों को मैच करके चीजों को हायर करते हो। फिर हमने कहा कि एक सिलेक्शन का जो आपके पास क्राइटेरिया है उस पर आपके पास हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट जो है पैरामीटर्स हैं, हमने उन डिफरेंट पैरामीटर्स को देखकर जो हायर करना है। तो जो सिलेक्शन का आपके पास एक तरीका कार है वो तो आपके पास ये है कि आप क्या करें कि आप उसका पेपर पेन टेस्ट ले लें, टेस्ट ले, अगर वो टेस्ट पास करता है तो यू सिलेक्ट इट, ठीक है, या आप उसकी फिजिकल एक्सरसाइज कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, फॉर एग्जांपल मिलिट्री की हमने बात की कि उसका आप जो है फिजिकल टेस्ट ले लें, फिजिकल टेस्ट अगर वो पास करता है तो आपके पास क्या है कि वो मतलब कि वो एक अच्छे तरीके से जो अगर वो पास कर जाता है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। फिर हमने कहा कि आप उसके रेफरेंस, उनके जो है रेफरेंस कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप जो है लोगों से पूछें, उसका रेफरेंस लेटर ले लें, ठीक है, बाय ईमेल, बाय फोन कॉल, वट एवर कन्वीनियंट टू यू, उसके मुताबिक। बट फिर हमने कहा ये मेथड बाइज्ड है क्योंकि रेफरेंसेस जो है रेफरल पता नहीं आपके पास क्या है उसका सेटअप, तो आपके पास मे बी ही इज इन रिलेशन में उनके रिलेटिव हो कुछ भी है तो उसमें हमारे पास बाइसेंस का फैक्टर होता है रेफरेंसेस के अंदर। एक और हमने चीज की कि आप उसका इंटरव्यू ले लें, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब आपके पास, हमने इंटरव्यू की बात की तो हमने दो किस्म इंटरव्यू की बात की है, तो आप उससे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लें कि मीन यू हैव अ फॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को देखते आप उसके जो है वो उससे आंसर लें, या आप मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि इंटरव्यू लें। ये हमारे पास टोटली इनफॉर्मल होता है और ये हमारे पास लाइक सिंपल कन्वर्सेशन जो आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बात से बात निकलती है आपके पास और आप मतलब कि अपनी जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उसको आप जो है देखते हैं और बात करते हैं। इंटरव्यू एक क्राइटेरिया, तो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमारे पास जो है यूज़ किए जा सकते हैं एक एम्प्लॉय को आपके पास जो है वो हायर करने के लिए। जो हमारा आज का लेक्चर है, हम आज के लेक्चर में बात करेंगे हमारे पास कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग के आपके पास बेनिफिट्स क्या है, एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कितनी टाइप्स है, डेवलपमेंट की कितनी टाइप्स है आपके पास। फिर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके पास क्या है, ठीक है। इसके एंड पे हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉ की कि पाकिस्तान के अंदर जो है इक्वल एम्प्लॉयमेंट जो लॉ है, जो अपॉर्चुनिटी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो क्या क्या है, उनके ऊपर क्या इन्फोर्समेंट है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर किस किस लॉ के अंदर किस किस सेक्शन के अंदर जो है चीजें जो है आपके पास अवेलेबल है, ताकि इन द जॉब मीन यू नो दैट इस किस्म के लॉ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और वो आपको कल जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो हेल्प करें आपकी। तो हम आज के लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द ट्रेनिंग एंड व्हाट इज मीन बाय द डेवलपमेंट, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और टाइप्स ऑफ नीड की तरफ हम जो है अपना फोकस जो है उसको हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हम अब ट्रेनिंग टीच ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर हाउ टू परफॉर्म करंट जॉब। ये आपके पास ट्रेनिंग है कि जो करंट जॉब है, फॉर एग्जांपल यू आर अ फैकल्टी मेंबर, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो किस किस्म की होगी कि आपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, लेक्चर्स के डिफरेंट स्टाइल्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्लास हैंडल करने के कौन कौन से आपके पास तरीके हैं, आपने जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से बनाना है, क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से बच्चे की जो आपके पास नॉलेज है, ठीक है, उसको किस तरह से जज करना है, थ्रू एमसीक्यूज करना है, थ्रू आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, थ्रू आपने डिफरेंशिएशन करना है, थ्रू आपने एक्सप्लेनेशन, तो आपने किस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस जो है बनाने हैं ताकि आप बच्चे को जो है जज कर सकें। क्लास में डिफरेंट लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ जो आपके पास बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कुछ जो है वीक होते हैं, कुछ वीकेस्ट होते हैं, तो आपने तमाम बच्चों की इक्वली आपने करना है कि तमाम बच्चे इक्वली जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें और पार्टिसिपेट कर सके आपके पास क्लास में। तो हर किस्म के जो है डिफरेंट मिक्स पेपर के अंदर आपके पास होना, तो आपके पास ये ट्रेनिंग है एक फैकल्टी मेंबर के लिए ताकि वो अपने करंट जॉब जो उसने करनी है, पढ़ाना है, बच्चों से डील करना है, पेपर्स, उनके बारे में वो जज कर सके। तो कोई भी ऐसी चीज जिसे हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल
Training teach organizational member how to perform the current job. Help worker acquire skills to perform effectively. एक आपके पास, I hope so that you are very much clear with the training concept now. Development, build worker skill to enable them to take on new duties. ट्रेनिंग में आपने उनको करंट जॉब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके मुताबिक, और डेवलपमेंट मीन यू आर नाउ डेवलपिंग देम फॉर समथिंग एल्स. ठीक है कि उस ट्रेनिंग के उस जो वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट आपने करवाई ताकि उसके अलावा कोई और टास्क भी जो है वो बंदा जो है वो परफॉर्म कर सके. ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो है यहाँ पर कंसेप्ट है जिसको हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया. ट्रेनिंग यूज्ड मोर ऑफन एट द लोअर लेवल ऑफ द फर्म. डेवलपमेंट इज कॉमन विद द मैनेजर्स. ठीक है, आपके पास जो ट्रेनिंग है वो आपके पास जो फर्म का फंक्शनल लेवल है आपके पास, ठीक है, वहां पर जो है ज्यादा फोकस्ड होता है क्योंकि आपके पास नई स्किल्स चाहिए होती हैं. ठीक है, आपके पास नया सॉफ्टवेयर आया, नया टूल आया, नई मशीनरी आपके पास आई, उनको कैसे आपने यूज करना है, डिफरेंट प्रोसेसेस है उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है. ठीक है, तो वो आपके पास जो ट्रेनिंग का जो फैक्टर है वो आपके पास मोस्टली जो है फंक्शनल लेवल है क्योंकि वहां पर आपके पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टास्क एलोकेशन है, ड्यूटीज हैं, वहां पर आप जो है ट्रेनिंग को जो है ज्यादा फोकस करते हैं आपके पास लोअर लेवल एम्प्लॉयर पे. जबकि आपके पास जो मैनेजेरियल लेवल है वहां पर आप बात करते हैं डेवलपमेंट की. ठीक है, आप उनकी स्किल इन्हांस करते हैं. फॉर एग्जांपल बीइंग अ मैनेजर आपको सिर्फ जो है वो लीडरशिप अच्छी नहीं होनी चाहिए बल्कि आपकी अकाउंटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में भी पता होनी चाहिए, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो हर चीज के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है पता होना चाहिए. ठीक है, बीइंग अ मैनेजर आपको फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने हैं, आपको जो है वो अपने पास जो है वो लीडरशिप डिसीजन भी लेने हैं, आपने एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना है. तो इस किस्म की चीजें जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने में डिफरेंट स्किल्स जो चाहिए अपने काम को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो आपके पास जरूरी है, वो आपके पास जो है मैनेजेरियल लेवल पर है. तो यहाँ पर हम इस चीज को सिंपल डिफरेंशिएट इस तरह से करें कि हमारे पास जो ट्रेनिंग है वो आपके पास जो है वो लोअर लेवल के लिए है जहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट की बात हो रही है, आपके पास स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है. इन्हांसमेंट आपके पास यहाँ पर है वो आपके पास मैनेजेरियल लेवल के ऊपर है, तो वो आपके पास डेवलपमेंट है. A need assessment should be taken first to determine who need which program and what topic should be stressed. अब आप फॉर एग्जांपल नीड असेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी और इवन एक प्रैक्टिकल लाइफ भी अंदर भी आप कुछ काम करना चाहते हैं या आप एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीड असेसमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग के, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल नीड असेसमेंट करते हैं. भाई यहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम चाहिए ट्रेनिंग का? जी हाँ चाहिए. किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, किस किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है यहाँ पर होनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड असेसमेंट करते हैं बिफोर यू शुड जस्ट अप्रूव और लॉन्च द प्रोग्राम. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये एक सजेशन है कि whether you are going for the training, whether you are going for the development, first of all you look that whether that specific person he need a training or he need development. ठीक है, उन्हें किस किस्म की जो है वो प्रोग्राम को जो है चाहिए और उनको किस किस्म की चीज जो है वो करनी चाहिए. ठीक है, तो नीड असेसमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल के राइट कैंडिडेट, के कैंडिडेट राइट कौन है, और सेकंड के इस कैंडिडेट को वेदर ट्रेनिंग चाहिए या इसको आपके पास जो है वो डेवलपमेंट चाहिए. हमारे पास जो ट्रेनिंग है, नीड असेसमेंट हमारे पास है, हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट विद द नीड असेसमेंट. नीड असेसमेंट से हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज चाहिए, वेदर दैट पर्सन ही नीड ट्रेनिंग और वेदर दैट पर्सन ही नीड डेवलपमेंट. इसको क्या चाहिए, नीड मतलब इसको ट्रेनिंग चाहिए या इसको डेवलपमेंट चाहिए. हम दोनों चीजों को जो है फोकस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जरूरत किस चीज की. अगर इसको ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे पास ट्रेनिंग के डिफरेंट फिर पैरामीटर्स हैं. अब ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट पैरामीटर्स, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लास इंस्ट्रक्शन. ठीक है, कि क्लासरूम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती है, एक प्रॉपर चीज पढ़ाई जाती है, उस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, या मतलब कि आपको चाहिए मतलब कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, या जॉब के ऊपर जॉब के अंदर रहते हुए आप जो है जो जॉब हो रही है उसी के अंदर मतलब कि डिफरेंट चीजें सिखाई जाती हैं. ऑन जॉब ट्रेनिंग आप वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, या आपके पास है हमारे पास अप्रेंटिसशिप या एक अप्रेंटिसशिप हमारे पास थर्ड टाइप है ट्रेनिंग की. हमारे पास 3 टाइप्स है. वी शुड डिस्कस इन डिटेल ऑल दीज टाइप्स इन द लेटर स्लाइड्स इंशाल्लाह. डेवलपमेंट में हमारे पास है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ऑन जॉब ट्रेनिंग, या हमारे पास है वेरिड वर्क एक्सपीरियंस, या हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन. हम इनकी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास.
फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की, कि हमारे पास ट्रेनिंग की टाइप्स हमारे पास क्या है। जिससे हमने कहा कि ट्रेनिंग में हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय को जो है वो स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं उनको हम इन्हांस करें, ठीक है। और स्किल इन्हांसमेंट मोस्टली आप कोशिश करते हैं कि आपके पास स्किल इन्हांस की जाती है आपके पास लोअर लेवल पे, फंक्शनल लेवल के ऊपर। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें हमने बात की क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की। वर्कर्स एक्वायर स्किल इन द क्लासरूम, इंक्लूड यूज ऑफ द वीडियो, रोल प्लेइंग, सिमुलेशंस। ये आपके पास डिफरेंट एक चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप लर्निंग जो है एनहांस करते हैं। बट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है कि आपके पास जिस तरह क्लासरूम के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, पहले उनको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बताए जाते हैं, फिर उनसे जो है प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है। तो आपके पास एक प्रॉपर जो है स्कूल लाइक जिस तरह क्लासरूम्स होती हैं वहां पर, तो या तो आप जो है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, इसमें इस मतलब के जो इंस्ट्रक्टर है वो मतलब के डिफरेंट हैंडआउट्स की हेल्प ले सकता है आपके पास, या डिफरेंट जो वीडियोस हैं उन वीडियोस की वो आपसे हेल्प जो है वो ले सकता है, या आपके पास जो डिफरेंट सिमुलेशंस जो आपको टेक्निक्स हैं, सिमुलेशन टेक्निक्स, उनको यूज करते हुए जो है स्टूडेंट्स को जो है वो चीज सिखा सकता है, आसानी उनके लिए जो है कर सकता है, ठीक है। या किसी स्किल या किसी टूल के ऊपर जो है उनको काम करवा कर उनसे जो है प्रैक्टिकल उनसे जिस चीज को जो है उसको सिखा सकता है और उनकी जो स्किल है उसको एनहांस कर सकता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारे पास ये है, लर्निंग अकर्स इन द वर्क सेटिंग एज वर्कर्स डज द जॉब। आप जो है करंटली वो बंदा काम भी कर रहा है, ऑन द जॉब जो है वो ट्रेनिंग भी है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जो है उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आपके पास स्पेसिफिक काम हो रहा होता है, ठीक है। अब ऑन द जॉब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द जॉब, ड्यूरिंग द जॉब टाइम पीरियड वो बंदा क्या करता है कि वो देखता है लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर वहीं पर उसके ऑन द जॉब ही क्या करता है आपके पास जो है वो स्किल जो है उसको ट्रांसफर की जाती है। अब मैं इसके अंदर एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह आगे एनहांस करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज वेरी गुड फैक्टर। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके पास क्या करती हैं कि वो अगर उनके पास स्किल अवेलेबल नहीं है तो वो बंदा आउटसोर्स करती हैं। आउटसोर्सिंग हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे आप बंदा लेकर आते हैं, वो थोड़ी देर के लिए काम करता है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वो चला जाता है। आप अपनी जरूरत पूरी कर उसके बाद आप जो है उसको जो है बंदे को जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर ये एक थोड़ी सी चीज सजेस्टेड होती है, लिटरेचर इसे बहुत ज्यादा हाईलाइट आपके पास किया है कि जब आप बात करते हैं कि आपको जो है वो चाहिए, आपको जो है वो स्किल चाहिए और आपको जरूरत में आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो टाइम टू टाइम उस स्किल की जरूरत रहती है और आप जो है अपना जो बंदा है उसको किससे ट्रेन करवाएं। तो इसकी एक सजेशन ये है कि जब एक बंदा आउटसोर्स आप करते हैं और आप बंदा आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो आप जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग यहां से आप स्टार्ट करें कि उस बंदे के साथ आप 2-3 बंदे जो हैं और अटैच कर दें ताकि वो स्पेसिफिक स्किल जो वो बंदे के पास है वो ऑन द जॉब सेशंस के अंदर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन उनको क्या हो जाए वो ट्रांसफर हो जाए, वो अपना बंदा आउटसोर्स वाला काम भी कर जाए और आपके बंदों को जो है वो साथ साथ ट्रेन भी कर जाए। नेक्स्ट टाइम यू डोंट नीड टू आउटसोर्स अ पर्सन, बल्कि आपके पास इंटरनली जो है आपने डेवलपमेंट की किसकी, अपने एम्प्लॉयज की, और आप उन्हीं एम्प्लॉयज को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है उनकी स्किल्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आप जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू अपने एम्प्लॉयज की जो है वो डेवलपमेंट जो है वो आप करवाएं, ठीक। हमारे पास जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग गिवन बाय द को वर्कर्स एंड कैन बी डन कंटिन्यूसली। आपके पास जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक आम प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें तो आप जाते हैं वर्कशॉप्स के अंदर कार ठीक करवाने, तो वहां पे बहुत सारे छोटे आपके पास काम कर रहे होते हैं। तो वो छोटे असल में क्या होते हैं, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही थी। छोटे ये पेज टाइट कर दो, छोटे ये टायर बदल दो, छोटे छोटे कामों से क्या करते हैं उनको काम करवाना शुरू करते हैं और आहिस्ता 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 वो बिल्डअप करते करते फुल एक जो है मैकेनिक जो है वो बच्चे जो है वो आपके पास वो बन जाते हैं। तो ये आपके पास क्या है यहाँ पर कि आपने जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी थोड़ा थोड़ा करके, और ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, ये को खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का हमारे पास है कि आप नए वर्कर हायर करके नए बच्चे लेकर आप क्या करते हो, नए अपने कैंडिडेट सिलेक्ट करके उनको ऑन द जॉब जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बेनिफिट्स आपके पास ये हैं कि आपके पास कॉस्ट नहीं आती, ठीक है। अगर आप उनको बच्चों को बाहर ट्रेनिंग भेजते हैं तो आपके पास कॉस्ट नहीं आती, बट यहाँ पर ये आपके पास ये है कि ये थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग काम है कि वर्कर ही हैज टू डू हिज ऑन जॉब और उसके साथ साथ जो है उसने आपको सिखाना भी है। तो दोनों एंड पर आपके पास चीजें जो है थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट यहाँ पर हो जाती हैं। जो आपके पास अप्रेंटिसशिप है, वर्कर कॉन्ट्रैक्ट विद अ मास्टर वर्कर टू लर्न अ स्किल, ठीक है। अप्रेंटिसशिप आपके पास
फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, उनके पास आपको देखें तो आपके पास इंटर्नीज आपके साथ होते हैं, या आपके पास जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं कि एक स्किल्ड एक बंदे के साथ क्या करते हैं कि उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं अपने काम की, तो वो फिर क्या करते हैं, वहाँ से वो सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ट्रेनिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं उसको अगर हम देखें तो ट्रेनिंग हैज मैनी बेनिफिट फॉर योर स्टाफ। दे एक्वायर न्यू स्किल्स, इंक्रीजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस एंड बिल्डिंग देयर सेल्फ स्टीम। आपके पास 3 बेनिफिट्स हमने सिर्फ यहाँ पे इसके अंदर आपके पास दिखाए, आपके पास शेयर किए। एक्वायर न्यू स्किल्स, आपके पास जब ट्रेनिंग है, वेदर इट इज क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, या आपके पास अप्रेंटिसशिप है, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, इसका जो मेन पर्पस है वो आपके पास ये है कि आपके एम्प्लॉय की जो स्किल है वो आपके पास क्या हो रही है, वो इन्हांस हो रही है। स्किल इन्हांसमेंट जो है आपके पास, अगर आपके पास एक लेबर स्किल्ड है तो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस, और उसके आउटकम आपके पास क्या आएगी कि आपके पास जो है वो परफॉर्मेंस और जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो आपके पास क्या होगी, बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जो एम्प्लॉय कमिटमेंट है स्किल इन्हांसमेंट की वजह से जो उसकी बड़ी है वो भी आपके पास, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स वो बढ़ेगा। जब आपके पास एम्प्लॉय का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इट विल बी अ सोर्स टू इंप्रूव द सेल्फ स्टीम ऑफ दैट स्पेसिफिक कैंडिडेट। ठीक है, इंक्रीजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस, ऑफ कोर्स अगर स्किल्स इंप्रूव हुई हैं तो जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है वो क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अ सोर्स टू बिल्ड देयर सेल्फ स्टीम। द ट्रेनिंग दे डू टेक देम इनटू द पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन विद बेटर प्रोस्पेक्ट एंड विद द बेटर पे। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग का एक और बेनिफिट हमारे पास ये भी है कि ट्रेनिंग जो है वो स्किल इन्हांसमेंट के साथ साथ जो है वो हेल्प करता है कि वो एम्प्लॉय की प्रमोशन में भी क्या करता है, उसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, एम्प्लॉय विद द बेटर स्किल विद द बेटर क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स उनके लिए जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो जरूरी है, उनकी जो प्रमोशन है वो आपके पास जो है वो आगे तक बहुत ज्यादा जो आपके पास जो है वो जरूरी है, आपके पास जो है वो आगे जो है वो आपके पास जाते हैं। विद गोल आपके पास जब पोजीशन एनहांसमेंट होगी, आपके पास जब प्रमोशन होगी, तो ऑफ कोर्स आपकी जो सैलरी है वो भी आपके पास जो है वो भी आपके पास बढ़ेगी। They are upskilled to do new and different tasks which keep them motivated and fresh. Of course आपके पास स्किल इंप्रूवमेंट होती रहती है, आज हुई फिर कल दोबारा हुई, और वो डिफरेंट टास्क के अंदर जब प्रैक्टिस करते हैं तो जो उनका मोटिवेशन लेवल है वो जो है वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। बिकॉज दे आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन योर टाइम, दे कैन सी, आप फोर्स आपने अपना टाइम ऑर्गेनाइजेशन का निकाल के उनको ट्रेन किया, एंड स्टिल यू पेड देम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज वेल, दे सी दैट यू वैल्यूड देम एनफ टू इन्वेस्ट इन देम। वो ये चीज ऑफ कोर्स एक ह्यूमन है, एक वो देखता है आपके पास कि आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो उस बंदे के ऊपर, उस बंदे के ऊपर टाइम लगा रहे हो, और आप उस बंदे को वैल्यू दे रहे हो, तो दैट थिंग इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड इट्स अ सोर्स ऑफ कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो उसकी जो कमिटमेंट लेवल है उसको एनहांस करता है, बिकॉज वैल्यू जब आप उसको वैल्यू देंगे, ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय की वैल्यू देगी, तो इट विल बी अ सोर्स टू इंप्रूव द कमिटमेंट लेवल ऑफ दैट स्पेसिफिक एम्प्लॉय, तो उसका कमिटमेंट लेवल जो उसको जो है वो एनहांस करेगा। अ गुड कंपनी इज सीन एज वन दैट रिटेन रेदर देन चेंज। एक अच्छी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन रखती है, ठीक है, उनको ट्रेन करती है, और बनिस्बत उनको जो है वो फायर करे। तो ये हमारे पास कुछ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं जो हमने देखे कि हमारे पास ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मैं ये ऐड करता जाऊँ, मैंने कुछ यहाँ पर शेयर, कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास जो एक एम्प्लॉय की एक एम्पावरमेंट है, जो वहाँ पे कंसेप्ट हम एम्पावरमेंट का डिस्कस करते हैं कि आप एम्प्लॉय को क्या करें, उसको आप जो है डिसीजन मेकिंग में जो है वो करें, उसको आप कंट्रीब्यूट करवाएं, आप उसकी जो है उससे आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमने बात की थी कि एम्पावरमेंट का सोर्स है, स्किल डेवलपमेंट या जो आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो दोनों फैक्टर्स हैं ये एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पास टुवर्ड्स दैट एंड कि आपके पास जो कैपेसिटी इन्हांसमेंट है एक बंदे की, एक इंडिविजुअल की, एक कैंडिडेट की, वो एक्चुअली उसके एम्पावरमेंट का एक सोर्स है। तो हमारे पास जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल एम्पावरमेंट की बात की या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की हमने बात की, उसके अंदर जो एक कंपोनेंट है वो आपके पास है कैपेसिटी बिल्डिंग का, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग का कंपोनेंट आपके पास यही कंट्रीब्यूट करेगा, वो किस तरह से जो है उसको इन्हांस करेगा।
हम आपके पास देखते हैं कि हमारे पास जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की हमने बात की कि आपने स्किल इन्हांसमेंट करनी है, और हमने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो मोस्ट ऑफन जो है जो आपका टॉप मैनेजरियल लेवल है वहां पर आप क्या करते हैं, जो है डेवलपमेंट आप जो है वो करते हैं। ठीक है, जब आपका टॉप मैनेजरियल लेवल, जब आप वहां पर एक डेवलपमेंट का फोकस आपके पास है और आप एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया कि आपने एक चीज देखी कि आपके पास डेवलपमेंट हो रही है और आप स्किल इन्हांस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास डेवलपमेंट की कितनी टाइप्स है। ठीक है, एक डेवलपमेंट के टाइप्स कितनी, हम उनको जो है फोकस करते हैं। वेरिड वर्क एक्सपीरियंस पहला हमारे पास है। हमारे पास सेकंड चीज है फॉर्मल एजुकेशन। अब हमारे पास जो दो टाइप्स हैं डेवलपमेंट की, उसमें हमारे पास जो पहली चीज है वो हमारे पास है वेरीड वर्क एक्सपीरियंस। जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके पास वेरी करता है। टॉप मैनेजमेंट मस्ट बिल्ड एक्सपर्टीज इन मैनी एरिया। जिस तरह मैंने आपसे बात शेयर की कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, मतलब कि उसको हम अगर इस चीज को देखें कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिसीजन के कितने लेवल हैं, उसके अंदर मैनेजर को कितने टाइप्स ऑफ डिसीजन जो हैं वो लेने पड़ते हैं। क्या मैनेजर का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, सिर्फ वो वर्कर्स को कंट्रोल करे, ठीक है, ये उसका काम है, ठीक है, कि वो काम कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये एक आपके पास, या हायरिंग है, बंदों को हायर करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है। क्या मैनेजर काम सिर्फ ये है, या अकाउंट्स उसको देखने पड़ते हैं। मैनेजर के पास एक सीईओ, एक डायरेक्टर है, जब आप उसके पास लेकर जाएंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आएगा, वो बताएगा ये चेक्स हैं, चेक पे साइन करें, डेवलपमेंट चेक्स हैं, सैलरीज चेक्स हैं। उसके अंदर आपको, अगर आपको पता ही नहीं ये अकाउंट्स क्या हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, तो आप किस तरह से जो है उन चीजों को जो है जज कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आपके पास अकाउंट्स की अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप उन अकाउंट्स को, उन डिटेल्स को अच्छी तरह से जो है वो समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो होगा क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे आपके पास इश्यूज जो हैं वो आएंगे। तो आप अगर एक मैनेजर को अकाउंट्स इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाए। इस तरह से आपके पास जो है मैनेजर ने लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कि एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, क्या होती हैं, आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करना है। अगर आपने एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है। ये स्किल्स है डिफरेंट किस्म की जो कि आपको जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये आपके पास डेवलपमेंट जो है, जो डेवलपमेंट है, ये आपके पास डिफरेंट चीज़ों के बारे में एक मैनेजर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, एक डेवलपमेंट उसको डेवलप किया जाता है, उसकी स्किल इन्हांसमेंट की जाती है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म भी कर सके, उनको अंडरस्टैंड भी कर सके, और उनके ऊपर जो डिसीजन है वो भी जो है ले सके। अगर आप अपने टॉप मैनेजमेंट को जो है वो डेवलप नहीं करेंगे, उनकी स्किल इन्हांसमेंट नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो डिसीजन है उनमें आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा, और ड्यूरिंग द एक ऑडिट फेज जो है आपको अच्छी खासी जो है वो इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को जो है डेवलपमेंट का जो एक फैक्टर है कि टॉप मैनेजमेंट की जॉब नेचर को देखते हुए उनको डिफरेंट किस्म की जो है डेवलपमेंट रिक्वायर होती है, और उस डेवलपमेंट के ऊपर उनको जो है वो काम करना पड़ेगा। वर्कर्स आइडेंटिफाइड एज पॉसिबल टॉप मैनेजर्स गिवन मैनी डिफरेंट टास्क। ठीक है, वर्कर्स आइडेंटिफाइड एज पॉसिबल टॉप मैनेजर्स गिवन मैनी डिफरेंट टास्क। ठीक है, आपके पास एक टॉप मैनेजमेंट को डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट किस्म के डिसीजन लेने होते हैं। फॉर दैट दे नीड द आपके पास मीन डेवलपमेंट। और वेरिड वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास डिफरेंट किस्म के वर्क एक्सपीरियंस होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड, तो उनको जो है डिफरेंट दूसरी फील्ड्स के भी स्किल इन्हांसमेंट होनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। Formal education, tuition reimbursement is a common for managers taking classes for MBA or similar. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग कैन आल्सो बी यूज टू रिड्यूस द ट्रेवल। हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन, हमारे पास देखें ये डेवलपमेंट के एक और फेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये बात है कि ट्यूशन रीइंबर्समेंट, वो मैनेजर्स जो कि MBA कर रहे हैं, ठीक है, और इसका आपका पैटर्न, अगर फॉर एग्जांपल बैंक मैनेजर्स जिनका टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और उनका काम जो है ज़्यादा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो जो है इस चीज़ को यूज़ करते हैं आपके पास, कि वो जो है आपके पास ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लिया थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वर्चुअल
डिफरेंट किस्म के सेशंस उनको अटेंड करके वो यूज करते हैं, उनकी जो फी है वो रीइंबर्समेंट करती है, बट एक स्किल इन्हांसमेंट उनकी है, स्किल डेवलपमेंट उनकी है। तो यहाँ पर आप ट्रैवल कॉस्ट को रिड्यूस करने के साथ साथ अपनी स्किल्स जो है वो भी आप इन्हांस कर रहे हैं, और ये स्किल इन्हांसमेंट जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट या परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की तरफ जो है उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। वट एवर ट्रेनिंग इज डेवलप्ड, वट एवर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स यूज, रिजल्ट मस्ट बी ट्रांसफर टू द वर्क प्लेस। आप फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी स्किल जो है आप सीखते हैं, तो उसकी जो आपके पास अल्टीमेट आउटकम जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आप जो है वो स्किल सब की सब क्या करें, वो ट्रांसफर करें किनको, अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, वो ट्रेनिंग वो डेवलपमेंट वहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो सोर्स होना चाहिए, वो स्किल इन्हांसमेंट होनी चाहिए आपके दूसरे एम्प्लॉयज की। एक जो है एम्प्लॉय सीखे और बाकी क्या करे, वो अपने नॉलेज को क्या करे, दूसरे अपने जो सब ऑर्डिनेट्स उनके साथ क्या करे, शेयर करे। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हमने बात की अभी आपके पास ट्रेनिंग की, हमारे पास ये है। इसमें हमारे पास एक और टॉपिक है जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करेंगे एंड फीडबैक कि आप परफॉर्मेंस जो है उस अप्रेजल किस तरह से दे, आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको अप्राइज करना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको जो है वो समथिंग कुछ अवार्ड करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपके पास जो है वो होना चाहिए, एंड देन वी शुड कंसिडर समथिंग ऑन द फीडबैक एज वेल। हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस हमारे पास क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस को हमने अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा याद हो तो हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमने बात की थी बिहेवियर की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट किस्म के बिहेवियर होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल सिस्टम आपके पास होते हैं, वहाँ पे हमने परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया था। परफॉर्मेंस एक्चुअली आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय की जो है वो परफॉर्मेंस है, एक एम्प्लॉय की जो प्रोग्रेस है वो है। अब यहाँ पर प्रोग्रेस किस तरह से मैयर होगी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या क्या आपके पास एक परफॉर्मा होता है, वो परफॉर्मे के ऊपर आपके पास डिफरेंट चीज़ें लिखी होती है, आपने उस परफॉर्मेंस को उसके मुताबिक जो है आपने उसको जो है वो एडजस्ट करना होता है कि आप इसको किस तरह से आप जो है उसको आप देखते हैं, या इस बंदे ने जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म की हैं आपके पास, आप उस चीज़ को जो है वो उसको आप जज करते हैं। जबकि आपके पास परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में सेट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो अप्रेजल फॉर्म्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बस क्या स्टैंडर्ड्स हैं। आप देखते हो कि जो इस एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। अगर उसकी परफॉर्मेंस उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं कि आपको है उस चीज़ को जो है दूसरी तरफ लेकर जाते हैं कि इस एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए जो है आप जो है उसको रेक्टिफाई करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जो है वो इन्हांस किया जाए। ठीक है, अब हमारे पास जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हैं वो हमारे पास डिफरेंट किस्म की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं, आप डिफरेंट तरह से एक एम्प्लॉय को जो है वो अप्राइज कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कि क्या क्या टाइप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ट्रेट अप्रेजल्स, evaluate on traits, skills, abilities related to the job। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और जो स्किल्स और एबिलिटीज एम्प्लॉय के अंदर हैं उनकी बेस के ऊपर अगर आप किसी बंदे की अप्रेजल करते हैं तो वो हमारे पास कहलाती है ट्रेट। हमारे पास ट्रेट, स्किल, एबिलिटीज, उसकी पर्सनल ट्रेट है, उसकी बेस पर आप क्या करते हैं, अप्रेजल देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इसके अंदर आपके पास क्या, इवन थो अ वर्कर हैज द ट्रेट they may not use it in the job and it is hard to give the feedback। आपके पास हमारे पास ऑफ कोर्स हर बंदे की एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, बट मे बी दैट पर्सन इज नॉट प्रैक्टिसिंग दैट स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑन द जॉब। इन जॉब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तो अगर उस जॉब के अंदर वो यूज नहीं करता तो आप उनको फिर किस तरह से रेट करेंगे। तो ट्रेड बेस के ऊपर अगर एबिलिटीज हैं उसके अंदर और उन एबिलिटीज को अपने जॉब के अंदर यूज नहीं कर रहे, इट्स मीन कि वो एबिलिटीज वर्क प्लेस के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। तो आपके पास ये इसका एक ड्रॉबैक है कि आप उसको एबिलिटीज को करें जी, बंदा जो है बहुत अच्छा जो है वो कम्युनिकेशन स्किल इसकी बहुत अच्छी है, लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी है, इस बेस पर उसको फुल ग्रेडिंग करके उसको आप अप्रेज कर दें। दिस इज समथिंग वेरी मच रॉन्ग। वी हैव टू सी दैट वेदर दैट पर्सन ही हैज द स्किल, लीडरशिप स्किल है, मोटिवेटिंग स्किल है, ये बंदा एक अच्छा रिसर्चर है, तो इस बंदे कितने अच्छे रिसर्च पेपर है, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करता विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन सिनेरियो तो फिर उस बेस पर उसे जो है वो ग्रेड करना जो है ये आपके पास जो है ये गलत होगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम। बिहेवियरल अप्रेजल,
हाउ अ वर्कर डज द जॉब, उसने काम कैसे किया, कितने इफेक्टिवली किया, कितनी इफिशिएंटली किया, कितने काम में किया, कितने रिसोर्सेज उसने यूज किए, कितने जाया किए, ठीक है, कितने घंटों में किया। ये सारी चीजें आपके पास डिफरेंट मेजर्स हो सकते हैं जो एक एम्प्लॉय का बिहेवियर है, कितने कमिटमेंट के साथ किया आपके पास, ये चीज सारी सारी। फोकसेस ऑन वर्क, फोकसेस ऑन व्हाट अ वर्कर डज एंड प्रोवाइड गुड फीडबैक ओपिनियंस, ठीक है, ये ऑप्शंस आपके पास हैं। ये इसका सारे के सारा बिहेवियरल का आपके पास वर्कर ने काम कैसे किया, क्या काम किया, और उसके बेस पर उसका फीडबैक है। रिजल्ट अप्रेजल, व्हाट अ वर्कर अकम्प्लिश, उसने आउटकम उसकी क्या है, पिछले साल के अंदर उसकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, इस चीज के ऊपर आप उसको जो है करें। पिछले साल के अंदर कितने उन्होंने पेपर कॉन्फ्रेंस में पढ़े, पिछले साल के अंदर जो है कितने उन्होंने पेपर जो है जर्नल में सबमिट कराए, तो ये सारी चीजें आपके पास इस चीज के ऊपर है। सेल्स रैप आर यूजुअली इवैल्यूएटेड ऑन व्हाट दे सेल, ऑफ कोर्स कमीशन बेस्ड जॉब होती है, तो आप देखते हैं कि उन्होंने कितनी जो है सेल्स की अपने पास पिछले साल के अंदर, तो आपके पास जो परफॉर्मेंस है उसकी एक मैयर आपके पास के रिजल्ट कि कितने आपने जो है वो सेल्स ली, कितने आपने एक ऑर्डर ली। फॉर एग्जांपल आप स्टेट लाइफ की एग्जांपल ले लें, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर आपने कितने लोगों की जो है वो इंश्योरेंस की, ठीक है, कितने लोगों को आपने जो है वो है एग्री किया इंश्योरेंस लेने के ऊपर, तो आपके पास तमाम के तमाम यहाँ पर जो है वो रिजल्ट अप्रेजल है कि आपकी आउटकम क्या है, कितने लोगों को आपने जो है वो मनाया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रेजल बेस्ड ऑन द फैक्ट सेल्स फिगर, ऑफ कोर्स यहाँ पर अब जो है आपके पास सेल्स फिगर यहाँ पर आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कंपनीज हैं, यूनिलीवर हो गया बड़ी, और आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज, अब इनका सेल्स टारगेट होते हैं कि सेल्समैन है आपका, ये सेल्स टारगेट है, आपने इतनी जो है वो सेल करनी है इस रीजन के अंदर, तो सेल्स टारगेट्स के ऊपर जो है वो लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि आपने सेल्स जो है वो देनी है, तो सेल्स टारगेट के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्टिव अप्रेजल आपके होते हैं। सब्जेक्टिव अप्रेजल बेस्ड ऑन अ मैनेजर्स परसेप्शन ऑफ ट्रेड्स बिहेवियर और रिजल्ट्स, मैनी रेटिंग स्केल्स यूज टू ओवरकम द सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। अब सब्जेक्टिव आपका मैनेजर क्या करता है, अब उसका अपनी जो परसेप्शन है, ट्रेट है, बिहेवियर है, रिजल्ट्स, इन तीनों जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसकी बेस पर क्या करता है, मिक्स करके क्या करता है वो आपको जो है अप्रेजल जो है वो देता है। अब इसके ऊपर डिफरेंट रेटिंग स्केल आप यूज कर सकते। रेटिंग स्केल में हमारे पास ऑर्डिनल है, नॉमिनल आपके पास है, लिगेड स्केल है आपके पास, कंटिन्यूस स्केल है, तो आपका डिफरेंट स्केल्स हैं, डिफरेंट प्राइम में आपके पास, ठीक है, क्राइटेरियाज है जिनकी बेस पर आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं वो मेजर करते हैं। सो दीज आर फोर ट्रेट्स हमारे पास हमने पढ़े, ट्रेट अप्रेजल, बिहेवियर, रिजल्ट एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल। इन चारों में से आप जो मिक्स कर सकते हैं इसको, या इनमें से कोई एक एक करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप जो है इस चीज को इस तरह से यूज कर सकते हैं। हु अप्राइज द फर्म, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सिर्फ मैनेजर अप्राइज करता है या हमारे पास कोई और भी सोर्सेज हैं जो कि आपके पास परफॉर्मेंस को अप्राइज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप अगर ये बात करेंगे एक स्टूडेंट टीचर हमारे पास है, यहाँ तो हमारे पास फिर मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट और टीचर जो एवेल्युएशन है, जो स्टूडेंट है वो हमारे पास एक सबऑर्डिनेट का यहाँ पर स्केल है, और जो हमारे पास टीचर है वो हमारे पास मैनेजेरियल लेवल की यहाँ बात है। तो टीचर जब एक स्टूडेंट को एवेल्युएट करेगा हमारे पास, तो वो एक अप्रेजल है। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर पढ़ाता है, फिर ग्रेडिंग करता है, आपके नंबर देता है आपको, तो ये नंबर देना आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास इनएक्चुअल ग्रेडिंग है आपके पास, आपको वो आपके नंबरों को वो आपको ग्रेड कर रहा होता है, ग्रेड आपको जो है वो दे रहा होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है आपके पास वो आपको टीचर जो है वो आपको अप्राइज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास बॉस है, वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो कर सकता है। अगर आप अगर स्टूडेंट है या आप किसी मिल में काम कर रहे हैं, तो आपका सुपरवाइजर है वो जो है आपका जो है वो आपका अप्राइज कर सकता है, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज हमें देखते हैं, हमारे पास जो अप्राइज करें डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो है सुपरवाइजर, के सुपरवाइजर क्या कर सकता है, आपको जो है वो अप्राइज जो है वो कर सकता है। फिर हमारे पास है कस्टमर एंड क्लाइंट, ये जो है कस्टमर एंड क्लाइंट, ये हमारे पास एक अप्राइज का सोर्स होते हैं, या ये आपको फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सबऑर्डिनेट्स आपके पास जो है वो आपके पास एक परफॉर्मेंस का प्राइस हो सकते हैं। सेल्फ आपके पास है, पीयर्स आपके पास है, फिर आपके पास जो सुपरवाइजर है आपके पास यहाँ पर पास सिर्फ हो सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर जो अप्राइज का एक अप्रेजल का जो है परफॉर्मेंस उसमें हमारे पास सेल्फ है, ठीक है। सेल्फ इंटरनली जो है आप खुद को कितना जो है सेटिस्फाइड फील करते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक, मतलब इंडिकेटर्स विच आर द समहाउ विच आर सोर्स टू मेजर योर अप्रेजल, उसको आप किस तरह से है, वो भी आपका जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है कि वो किस तरह से आप उस चीज को देखते हैं या किस तरह से आप चीज को जो है वो करते हैं। अब हमारे पास जो ये डिफरेंट यहाँ पे हमने एक अप्रेजल्स के हमने रखे हैं चीजें कि हमारे पास डिफरेंट अप्रेजल फॉर्म्स हैं और वो अप्राइज आपके पास करते हैं।
हु अप्राइज परफॉर्मेंस, हमने बात की सेल्फ की, फिर हमने कहा जी पीयर अप्रेजल हमारे पास है, फिर हमने कहा 360 डिग्री आपके पास है, फिर हमारा इफेक्टिव फीडबैक है, फॉर्मल अप्रेजल्स हैं, इनफॉर्मल अप्रेजल, या डिफरेंट चीजें हैं, क्राइटेरिया है जो आपके पास क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द आपके पास जो परफॉर्मेंस है उसकी तरफ आपके पास करते हैं। अब जो हमारे पास सेल्फ है, सेल्फ अप्रेजल कैन बी सप्लीमेंट मैनेजेरियल व्यू, ठीक है। आपका अपना जो एक है सेल्फ अप्रेजल, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लीमेंट, it can be supplement for the managerial view, peer appraisal, co-workers provide appraisal common in the team setting। आपके पास अगर टीम सेटिंग है और आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं, आपको एक टास्क असाइन किया गया है, तो टीम में काम करने का आपके पास मकसद ये होता है कि आपके पास हर टीम मेंबर जो है वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके पास किसी न किसी एक एंड के ऊपर। तो अब टीम के अंदर आपके पास इस तरह होता है कि जो काम है वो आपको असाइन कर दिए जाते हैं, हर टीम मेंबर जो है वो अपने एंड पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, हर टीम मेंबर के जिम्मे कुछ ना कुछ काम लगाया जाता है और वो बंदा जो है उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक काम करना है, फॉर एग्जांपल आप आईएसबी की एग्जांपल ले लें, आईएसबी में आपके पास क्या करते हैं, टीम वर्क देते हैं, आपको टीम बनाते हैं आपकी, और फिर आपको टास्क देते हैं, आपने ये काम करना है, ठीक है, और तमाम ग्रुप मेंबर ने करना है। अब वहां पर जो एवेल्युएशन होती है वो इस तरह नहीं होती कि एक बंदा कितना कर रहा है, नहीं, उसमें ये होता है कि टीम के अंदर काम कर रहे हैं या ये टीम के अंदर काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो इन टीम के अंदर काम करने के इनका जो है डिफरेंट तरीका कार इनका वो क्या है, तो आपने टीम की जो प्रेफरेंस है उसको जो है आपने जो है ज्यादा से ज्यादा देखना होता है कि हर बंदा कितना कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर आपकी जो अप्रेजल होगी, ठीक है, आपके टीम मेंबर्स बताएंगे कि इस बंदे ने इस तरफ कंट्रीब्यूट किया या कंट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पीयर्स का आपके पास जो है वो रोल आता है। टीम के अंदर 7 बंदे हैं तो बाकी जो 6 बंदे हैं वो आपको अप्रेजल देंगे कि इस बंदे ने ड्यूरिंग द वर्क कितने जो है इफेक्टिवली और कितनी कमिटमेंट के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास जो है पीयर अप्रेजल जो है बहुत ज्यादा जो है वो रोल अदा करता है। 360 डिग्री प्रोवाइड अप्रेजल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पीपल एबल टू एवेल्युएट अ मैनेजर, पीयर्स, कस्टमर, सुपरवाइजर्स हमारे पास है, दिस वन इज सुपीरियर्स, ठीक है, सेल्फ, नीड टू बी अलर्ट टू द बायस फ्रॉम सम एवेल्युएटर्स। 360 डिग्री प्रोवाइड अप्रेजल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पीपल एबल टू एवेल्युएट अ मैनेजर। यहाँ पे अब आपके पास जो है मैनेजर, जो आपके पास मैनेजर है उसकी एवेल्युएशन है। अब मैनेजर के अपने जो आपके पास है वो आपके पास बॉस नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर जो है जो क्राइटेरिया डिस्कस किया गया दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री, क्योंकि मैनेजर जो है ही हैज टू इंटरेक्ट विद द पीयर्स, he has to interact with the client, he has to interact with the customer, he has to interact with his superiors, ठीक है, और वो अपना सेल्फ एक है हमारे पास सेल्फ अप्रेजल जो है वो भी हमारा सेल्फ से उससे इंटरेक्ट करना होता है। अब 360 डिग्री में आप जो है जो मैनेजर है उसकी जो एक अप्रेजल है वो आपके पास हर एंड से इनपुट आती है, मीन आपके पास जो पीयर्स हैं वो भी इनपुट देते हैं, जो आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं वो इनपुट देते हैं, जो आपके पास कस्टमर हैं वो आपके पास इनपुट देंगे अबाउट द मैनेजर बिहेवियर, फिर आपके पास सुपीरियर्स हैं, फिर आपके पास सेल्फ है वो भी एक असेसमेंट तरीका उसको आप यूज करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट जब इनपुट आती है तो आपके पास बाइसेंस के चांसेस जो हैं वो यहाँ पर थोड़े से ज्यादा हो, अगर आपके पास जो पीयर ग्रुप है, जो टीम है, फॉर एग्जांपल जो ग्रुप है वो मतलब कि अगर मैनेजर इसके उससे सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस उसकी नहीं है, तो वहां पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो बाइसेंस जो है वो अच्छी खासी जो है प्रॉब्लम जो है यहाँ पर वो क्रिएट कर देगी। इफेक्टिव फीडबैक, अप्रेजल मस्ट प्रोवाइड फीडबैक। फॉर्मल अप्रेजल आपके पास क्या है, conducted at set time of the year, provide valuable but infrequent फीडबैक। फॉर्मल अप्रेजल आपके पास जाएगी, आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास क्या है कि फॉर्मल्स जो हैं अप्रेजल रन होते हैं, साल के एंड पे आपकी जो एसीआर है उसको लिखा जाता है, ठीक है, उसके अंदर फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास एवेल्युएट प्रॉपर्ली होती है, ठीक है। प्रोवाइड वैल्यूएबल बट इनफ्रीक्वेंट फीडबैक, आपके पास ऑफ कोर्स एक वैल्यूएबल होती है बट हमारे पास इसके जो ड्रॉबैक हमारे पास है वो हमारे पास जो है इनफ्रीक्वेंट जो है फीडबैक। इनफॉर्मल अप्रेजल मैनेजर प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक इनफॉर्मली, आपके पास मैनेजर आपको कोई काम असाइन करता है, इसके ऊपर फिर आपको बताता है कि यस यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल और यू आर नॉट डूइंग वेल। तो आपके पास वो डिफरेंट एक तरीकाकार है हमारे पास। आपके पास हु परफॉर्मेंस, हु अप्रेज परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे देखिए आपके पास सारी चीजें थोड़ी सी जो है वो अप्रूव आपके पास जो है वो डिस्कस आपके पास जो हुई है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो हुई है। यहाँ पर आपके पास जो इफेक्टिव फीडबैक है
उसके बेनिफिट्स आपके पास क्या हैं? बी स्पेसिफिक एंड फोकस ऑन द करेक्ट बिहेवियर, ठीक है, करेक्टेबल बिहेवियर, प्रोवाइड अ सजेस्टेड इंप्रूवमेंट। अगर आपने फीडबैक देना है तो इफेक्टिव फीडबैक किस किस्म का होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड फोकस ऑन करेक्टिंग बिहेवियर, ठीक है, आपके पास स्पेसिफिक हो जी, ये फीडबैक है इस चीज के ऊपर है, एंड फोकस ऑन करेक्टेबल बिहेवियर, और उसका जो है करेक्टेबल बिहेवियर के ऊपर हो, और इसके साथ साथ प्रोवाइड सजेशन फॉर द इंप्रूवमेंट। इट्स नॉट मीन दैट यू ओनली क्रिटिक, कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना उस बंदे के ऊपर, आप इस तरह करें, ये करें, इस तरह कर दी, ऐसे ही कर दी, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ साथ जो है वो सजेशन देनी है फॉर द इंप्रूवमेंट के लिए आपने जो है सजेशंस भी जो है इसके ऊपर आपने देनी है। फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंप्रूवमेंट, नॉट द क्रिटिसिज्म। प्रॉब्लम जो है, जो आपने बताया है जी, ये आपके पास जो है कंसिडरेबल पॉइंट्स हैं, ये आप करेक्शंस लें, ये करेक्टिव एक्शन आप लें, तो उसके ऊपर आप क्या करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करें, ना कि आप क्या करें, मतलब कि आप उसे जो है क्रिटिसिज्म करें। फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंप्रूवमेंट रेदर देन ऑन द क्रिटिसिज्म। एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन वर्कर्स एबिलिटी टू इम्प्रूव, ठीक है, अपने पास एक्सप्रेस कॉन्फिडेंट इन द वर्कर्स एबिलिटी टू इम्प्रूव, आप क्या करें, एक्सप्रेस करें, कॉन्फिडेंट रहें वर्कर्स एबिलिटी के ऊपर, ठीक है, कि आपके पास क्या हो, आपके पास के वो आप इम्प्रूव कर सकते हो, और आप उन्हें मोटिवेटिव तरीके से जो है वो चीज को करें। यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल फीडबैक, फॉर्मली अप्रेजल फॉर्म, इनफॉर्मल के मतलब ड्यूरिंग डिस्कशंस आप जो है उन्हें फीडबैक दें उनके काम के ऊपर, और उससे आपकी क्या होगा, उनकी इंकरेजमेंट बढ़ेगी और उनका जो है काम वो है वो आपके पास इंप्रूव होगा। ट्रीट सबऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट एंड प्रेज अचीवमेंट, ठीक है, ट्रीट सबऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट एंड प्रेज अचीवमेंट्स, आप उनके रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड प्रेज अचीवमेंट्स, और जो अचीवमेंट्स हैं उनको क्या करें, आप जो है वो प्रेज करें, ठीक है। सेट अ टाइम टेबल फॉर एग्रीड चेंजेस, जो भी आपने करेक्टिव एक्शंस या मेजर्स बताए हैं वो आप ओपन ना छोड़ें, बल्कि आप क्या करें कि आप ये करेक्शंस करें, आप ये मेजर्स करें, ठीक है, उसके मुताबिक फिर आप क्या करें कि इसके लिए आप जो है वो चीजें सब आप देखें कि आप जब डेडलाइन देंगे कि आपने ये काम ठीक करना और इतने टाइम के अंदर करना है, तो वो बंदा क्या करेगा, करेक्टिव एक्शंस लेगा, उसे ठीक करेगा। अगर आप उसे ओपन छोड़ देंगे, मे बी यू विल फाइंड द सेम मिस्टेक रिपीटेड इन द नेक्स्ट अप्रेजल फॉर्म। तो इस तरह से मतलब कि करेक्टिव एक्शंस लें, फिर टाइम पीरियड दें, उसके अंदर उसकी जो है वो एडजस्टमेंट जो है आप करवाएं। पेज एंड बेनिफिट्स हमारे पास जो एक और टॉपिक हमारे पास है, पे लेवल, हाउ द फर्म पे इंसेंटिव्स कंपेयर टू द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंपैरिजन करें कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो पे स्ट्रक्चर क्या है और आपका जो है पे स्ट्रक्चर क्या है, उस लिहाज से आप जो है वो देखें। मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक जॉब एप्लीकेशन आपके पास आती है बंदे की, तो ही ऑलरेडी कंपेयर्ड दिस थिंग कि हमारे पास इस इंडस्ट्री में जॉब कितनी है और जो बाहर है वहां पर आपके पास जो पे स्ट्रक्चर है वो आपके पास कितना है, ठीक है। तो इसका आपको पहले ही जो है वो पता चल चुका होता है और आपको इस चीज की जो है जजमेंट हो चुकी होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीज को देखना चाहिए कि हमारे पास अगर एक बंदा है, स्किल्ड है, स्पेशलाइजेशन का है, तो मार्केट में इस स्पेशलाइजेशन के बंदे को कितनी पे जो है वो दी जा रही है, ठीक है। आपने उस चीज को देखना है कि अगर ये बंदा इतनी पे लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या पे स्ट्रक्चर जो है वो मैच करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन इन द आउटसाइड मार्केट, तो आपकी जो है कंपेटेबल और एक कंपेरेबल जो है कंपिटिटिव जो है वो जॉब स्ट्रक्चर या एक सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। मैनेजर कैन डिसाइड टू ऑफर लो और हाई रिलेटिव वेजेस, मैनेजर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि वेदर यू हैव टू टेक दैट एम्प्लॉय ऑन द हाई वेजेस और ऑन द लो वेजेस, मतलब डिपेंड ऑन के क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, डिफरेंट चीजें आपके पास मैटर करती है। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन जब आप आएंगे और आपका पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपोजर नहीं है, तो शायद आपको जो है सैलरी स्ट्रक्चर वो उस तरह अट्रैक्टिव ना हो, बट विद टाइम जब आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर आपका हो जाता है, तो फिर आपके पास ये है कि सैलरी स्ट्रक्चर आपका जो है वो काफी ज्यादा जो है उसको जो है वो अट्रैक्टिव होता है और आप उसमें जो है अच्छी चीज जो है वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पे स्ट्रक्चर क्लस्टर जॉब इनटू द Pay structure clusters job into categories based on importance skills and other issues। पे स्ट्रक्चर में जैसे बताया आपके पास स्किल्स क्या हैं, आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सपोजर क्या है, पुराना एक्सपीरियंस कितना है, और बहुत से इश्यूज आप इसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी बेस पर आप पे स्ट्रक्चर जो है आप जो है वो सेट कर सकते हैं। पुराना आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, उस बेस पर आपकी इंक्रीमेंट्स जो हैं कितनी ऐड की जा सकती हैं आपकी करंट सैलरी के अंदर, ठीक है। आपने किस किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मल्टीनेशनल काम किया, आम लोकल में काम किया, ठीक है। आपकी जो है वो क्या जो जॉब जो आपने डिफरेंट स्विच की हैं वो डाइवर्सिफाइड है, ये एक ही तरह के आप जो है वो सेक्टर के अंदर काम करें, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास पे स्ट्रक्चर को एडजस्ट करने में जो है वो ये फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं। बेनिफिट्स आपके पास क्या हैं जी, सम आर रिक्वायर्ड, सोशल सिक्योरिटी,
ठीक है जी, आपके पास वर्कर्स कंपनसेशन आपके पास हैं, फिर आपके पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके पास हो सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स आपके पास हो सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट जो है चीज़ें हैं जो बेनिफिट्स के अंडर आपके पास आती हैं। अदर्स आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, डे केयर अदर आर प्रोवाइडेड एट द एम्प्लॉयर्स ऑप्शंस। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। कैफेटेरिया स्टाइल प्लान, एम्प्लॉय कैन चूज द बेस्ट मिक्स ऑफ द बेनिफिट फॉर देम, कैन बी मैनेज टू हार्ड ऑफ कोर्स। आप जो है एम्प्लॉयज़ को ओपन एंड दे रहे हैं कि आप जो है डिफरेंट ये लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स आप अपने लिए मिक्स करके जो है कुछ ले सकते हैं। बट अगर आप इस तरह की चॉइस जो है एक एम्प्लॉय एंड पे छोड़ेंगे तो उस चीज़ को जो मैनेज करना है वो आपके लिए है थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेबर रिलेशंस, कंसिडर ऑल एक्टिविटीज़ managers perform to ensure that there is good relation between the with the labor unions. of course labor union जो है आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं एक लेबर्स के, ठीक है, जो कि लेबर्स के राइट्स को जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और जो मैनेजमेंट है दे ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट दैट दे हैव गुड रिलेशनशिप विद द लेबर यूनियंस, क्योंकि उन्हीं के थ्रू जो है वर्कर्स जो है आपके मोटिवेटेड रहते हैं, काम करते हैं। जब वर्कर सेटिस्फाइड होंगे तो वो जरूरी बात है कमिटमेंट के साथ काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेसेस हैं वो भी अच्छे रहेंगे और जो प्रोडक्टिविटी वो भी आपके पास की होगी वो आपके पास इन्हांस होगी। यहाँ पर देयर आर लॉज रेगुलेटिंग सम एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट 1938 में से किया, इट प्रोहिबिट चाइल्ड एक्ट, इट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, सेट अ मिनिमम वेज एंड मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। इस लॉ के थ्रू आपके पास जो है आपके पास फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट जो 1938 में आया, इसके थ्रू आपको चाइल्ड लेबर जो है यहाँ पर जो है प्रोहिबिट थी, चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड। और इसके साथ साथ जो इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम जो मैक्सिमम वेज कितनी हो सकती है और मैक्सिमम जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने काम करने होंगे वो यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू आपके पास सेट हुए। इक्वल पे एक्ट 1963, मैन एंड वुमेन्स डूइंग इक्वल वर्क विद गेट इक्वल पे। एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब, इसके साथ साथ आपके पास जो पे स्ट्रक्चर है वो भी दोनों का जो आपके पास वो भी आपके पास जो है वो भी सेम है। वर्क प्लेस सेफ्टी 1970, OSHA मैंडेट प्रोसीजर फॉर सेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर जो है वो आपके पास जो है OSHA, ठीक है, आपके पास ये है। तो सेफ वर्किंग कंडीशन के लिए 1970 में एक्ट आया। व्हाट आर द यूनियंस, हम थोड़ा सा यूनियंस के ऊपर हम थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। यूनियंस रिप्रेजेंट्स वर्कर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स मोस्टली वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस जो अगर मैन्युफैक्चरिंग है या PTCL के अंदर देखें आपके पास डिफरेंट लेबर यूनियंस हैं, ठीक है। तो जो वर्कर्स के इंटरेस्ट है उनको जो है प्रोटेक्ट करती हैं ये चीज। मैनेजर यूजुअली हैव मोर पावर ओवर इंडिविजुअल वर्कर्स ज्वाइन टुगेदर इन यूनियन एंड ट्राई टू प्रिवेंट दिस। आपके पास जो बात की जा रही है वो यही है कि आपके पास इंडिविजुअल का जहां पर एक होगा कि एम्प्लॉयर जो है या जो आपके पास मैनेजर्स हैं, एक इंडिविजुअल के ऊपर उसका प्रेशर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। हर बंदे के ऊपर अलग अलग जो है प्रेशर किया जा सकता है। लेकिन लेबर्स की केस में क्या है कि इस चीज को जो है वो निगेट किया गया, खत्म किया गया कि लेबर यूनियंस बनाएगी ताकि जो मैनेजर है वो उस लेबर को अकेला ना समझे। अगर एक बंदे के साथ भी वो कुछ गलत करते हैं या ज्यादती करते हैं या पे या कंपनसेशन नहीं करते, तो ओवरऑल जो लेबर यूनियन है, जो उनका ग्रुप है, वो क्या करता है उस बंदे के बिहाफ पे क्या करता है, वो उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो लेबर यूनियन इज समथिंग कि इंडिविजुअल जो है मैनेजर में प्रैक्टिस हिज पावर ऑन द इंडिविजुअल वर्कर बट ही इज नॉट in position to practice his power on a whole group, that is called a labor union. Unions are permitted by the National Labour Act 1935. 1935 का जो एक्ट है उसके मुताबिक जो है यूनियन क्रिएट की गई, which also created the NLRB to the overseas union. Not all workers want union. हर जगह पर ये प्रैक्टिस नहीं है। Union membership cost money in due and all worker might not want to strike. ऑफ कोर्स यूनियन मेंबरशिप कॉस्ट मनी इन ड्यूज, आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट भरनी पड़ेगी। और मे बी ऑल ऑफ द वर्कर्स दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ स्ट्राइक। अगर आप यूनियन वर्कर कहते हैं हमने ये चीज करनी है और इसके लिए हम स्ट्राइक करेंगे, ऑफ कोर्स जब स्ट्राइक करेंगे आपके पास पेमेंट आपको पे नहीं मिलेगी, तो मे बी सारे के सारे बंदे जो है वो स्ट्राइक के लिए एग्री ना हो, तो मे बी उस लेबर यूनियन में हर जगह पर बेनिफिट्स भी आपके पास नहीं है। यूनियन मेंबरशिप इज लोअर टुडे देन 40 years ago. आजकल तो खैर शायद इसकी मेंबरशिप ही नहीं होगी, लेकिन 40 years ago it was much more expensive. कलेक्टिव बार्गेनिंग, आपके पास यूनियंस का मकसद ही यही है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस यूनियंस एंड मैनेजमेंट गो थ्रू विच टू नेगोशिएट द वर्क एग्रीमेंट। मैनेजमेंट
आपके साथ और जो आपके पास वर्कर यूनियन है वो दोनों मिलकर आपस में नेगोशिएट करते हैं कि हमें किस तरह से किस एंड पे चीज़ों को जो है वो हैंडल करना है। रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट स्पेलिंग अवर एग्रीड टाइम, इसके आपके पास एग्रीमेंट्स होते हैं। आपके पास जो मेजर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट है आपके पास, ये है लॉ इफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास 1963 में जो पहला लॉ हमारे पास आया उसके मुताबिक था इक्वल पे एक्ट। इक्वल पे एक्ट जो हमारे पास 1963 में था, इसके मुताबिक ऑल द मेन एंड वुमेन मस्ट बी पेड इक्वली। इसमें मैन और वुमेन का कुछ जेंडर डिफरेंशिएशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, बल्कि जो पेमेंट है वो दोनों की एक ही होगी। मेल की भी वही पेमेंट होगी आपके पास और फीमेल की पेमेंट भी आपके पास जो है वही होगी। 1964 टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट्स वार प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कलर एंड नेशनल ओरिजिन। फॉर एग्जांपल हमारे पास बाहर डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट किस्म के लोग आप हायर कर सकते हैं, तो ये एक्ट जो है उस चीज का ऊपर प्रोटेक्ट करता है। द 1967 एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये क्या करता है आपके पास, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वर्कर ओवर द एज ऑफ 40 एंड रिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी रिटायरमेंट। आपके पास पाकिस्तान के अंदर भी जो है 50 ईयर्स है, ठीक है, 60 ईयर है, उसमें रिटायरमेंट जो है मैंडेटरी बनाई गई है। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है आपके पास कि इस एज तक इनको रिटायर हो जाना चाहिए और इस एज तक जो है ये बंदे काम कर सकते हैं आपके पास। 1990 में अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इससे पहले हमारे पास जो है 1978 में एक एक्ट आया दैट कॉल्ड प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड रिलेटेड मेडिकल डिसीजंस। ये ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन यहाँ पर देगी फीमेल्स को। अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट प्रोहिबिट employment discrimination against individual with disabilities and require the employer make accommodation for such workers to enable them to perform their jobs। आपके पास डिसेबल्ड जो पीपल हैं उनके लिए आप किस तरह की अरेंजमेंट करनी है कि वो भी आपकी जॉब में क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। सेम थिंग अब आपके पास यूनिवर्सिटीज में ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि आपके पास यूनिवर्सिटीज में भी जो है जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको भी जो है वो तालीम से पीछे न रखा जाए, बल्कि वो भी क्या कर सके, अपनी जो है तालीम जो है प्रॉपर्ली जो है उसको कंप्लीट कर सके हमारे पास। 1991 वी हैव अ सिविल राइट एक्ट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एंड अलो द अवॉर्डिंग ऑफ punitive and comprehensive damages in case to pay back in case of international discrimination। ये आपके पास और है। Family and medical leaves require the employer provide 12 weeks of unpaid leave for medical family reason including आपके पास paternity and illness of the family member। ये आपके पास different laws हैं। अब हम बात करेंगे तो हमने इंटरनेशनल लॉज देखे जो हमारे पास डिफरेंट एंड पे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजर HRM लॉज हैं वो हमारे पास क्या है। आर्टिकल नंबर 11 के मुताबिक क्या है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके पास आइन है उसके मुताबिक प्रोहिबिट ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। आपके पास चाइल्ड लेबर को आर्टिकल नंबर 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है आपके पास चाइल्ड लेबर, ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी। फॉर एग्जांपल आपके पास स्लेवरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाकिस्तान में किस तरह से आपको मिलता है कि आपके पास जो वडेरा सिस्टम है जो सिंध के अंदर है या आपके रूरल पंजाब में बैकवर्ड इलाकों के अंदर है, वहाँ पर जो है वो स्लेवरी का एक कॉन्सेप्ट है कि जो मुजारे हैं वो आते हैं, वो काम करते हैं और सारा कुछ वहाँ पे। इवन सिंध के अंदर आपके पास जो है आपके पास इवन जेलें भी आपको जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है, वडेरों के अपनी ज़ाती जेलें हैं जी, वहाँ पे स्लेवरी का एक कंसेप्ट है। पुलिस तो खैर बड़े दूर दराज की बात, अपनी जेलें हैं, वहीं पे सज़ा होती है, वहीं सब कुछ होती है। उनकी जो वाइफ्स हैं वो वहाँ पे आके जो है वो काम करती हैं, आगे सारा दिन रात साईं की खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर एक मुलाजिम है तो सारे का सारा खानदान उनका मुलाजिम है। तो दिस एक्ट ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर, ठीक है। चाइल्ड आर्टिकल नंबर 17 provides for a fundamental right to exercise the freedom of association and the freedom to form unions। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रीडम एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप जो है आपस में इंटीग्रेटिवली जो है कलेक्टिवली काम कर सकते हैं, एंड द राइट टू फॉर्म यूनियंस, और अपने यूनियंस जो है वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेबर यूनियंस हमने लास्ट में देखे, पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिट करता है आपके पास कि आप जो है यूनियंस अपने जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 18 prescribe the rights of its citizen to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful ट्रेड और बिजनेस। इसके मुताबिक आप किसी भी लॉफुल प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन में जो कि लीगली जो है वो
आपको जो है राइट्स देता है कि आप वो प्रोफेशन जो है वो आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप ओपन हैं और आप कोई किसी किस्म का भी ट्रेड या बिजनेस जो है आप कर सकते हैं। दिस इज द आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 लेज डाउन द राइट to equality before the law and prohibition of the discrimination on the rights of grounds around on the grounds of sex alone. Article 25, Article 37E make provision of securing just and humane conditions of the work, ensuring that the children and women are not employed in vocation unsuited to their age or gender, or for maturity or for maternity benefits of the women in the employment. ये कुछ laws हैं जो may be helpful for you people. मेजर लॉज इफेक्टिंग HRM इन पाकिस्तान, हमारे पास है द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट 2012, फैक्ट्रीज एक्ट हमारे पास है 1934 का, वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 का एक्ट है, ये माइन एक्ट हमारे पास माइनिंग के अंदर 1923, द मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1958। ये हमारे पास कुछ लेक्चर्स की हमने थोड़ी बात की। हम अगर लेक्चर की समरी के ऊपर देखें तो हमारे पास आज के लेक्चर में जो हमने बात की, हमारा आज के लेक्चर में जो ज़्यादातर फोकस रहा वो हमारे पास रहा ट्रेनिंग की तरफ कि ट्रेनिंग आपके पास क्या है, डेवलपमेंट आपके पास क्या है। ट्रेनिंग में हमने ये बात की कि आपके पास ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ट्रेनिंग हमारे पास क्या करता है कि आप अपने एम्प्लॉय की जो डिफरेंट स्किल्स हैं उनको क्या करते हैं, आप इन्हांस करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग क्या करता है आपके पास कि बताता है कि इस टास्क को आपने कैसे करना है, इस टास्क की रिक्वायरमेंट किस तरह से फुलफिल होंगी, ठीक है, और इस टास्क के बेनिफिट्स आपके पास जो हैं वो क्या होंगे। जबकि डेवलपमेंट आपके पास ये है कि आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड एम्प्लॉय आपके पास है, लेकिन आपने किसी डायरेक्शन के अंदर उसकी डेवलपमेंट करनी है, किसी एक और स्किल को जो है आपने इन्हांस करना है आपकी उसकी, तो जो स्किल इन्हांसमेंट है वो हमारे पास आता है, डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो आपके पास ट्रेनिंग है वो हम मोस्टली फोकस करते हैं आपके पास कि ट्रेनिंग जो है आपके पास जो फंक्शनल लेवल यूनिट हैं जिन्होंने टास्क परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास मशीन ऑपरेटर्स हैं, जो आपके पास क्लरिकल स्टाफ है, जो आपके पास लोअर लेवल के जो आपके पास मैनेजर है जिन्होंने इंटरेक्ट करना है एम्प्लॉय के सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, आपके पास डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, उनको वो ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि जो उनकी जॉब है, जो उनकी फंक्शनल एक एक्टिविटी है, ठीक है, जो ऑपरेट करनी मशीन्स उन्होंने, ये जो डिफरेंट काम उन्होंने करना है वो उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंट वे में जो क्या कर सकें कंट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में नई जो है टेक्नोलॉजी लाई है, अब टेक्नोलॉजी यूज करने वाला वो आपके पास फंक्शनल मैनेजर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस कराई है, बट अब यहाँ पर आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, आप उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि जो स्पेसिफिक नई मशीनरी लाई गई है, इस मशीनरी को यूज करने का ये तरीकाकार है, इस मशीनरी की ये जो है वो चीजें आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे जो भी आपके पास है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती हैं तो उससे पहले क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवाती हैं कि इस चीज़ को आपने इस तरह से जो है वो यूज़ करना है। तो इस तरह वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग अरेंज करके आपने अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर रही होती है कि किस तरह से क्या कर सकें, इन चीज़ों को जो है मैनेज कर सके और इनको जो है वो बैलेंस कर सके। फिर हमने बात की आपके पास ट्रेनिंग की टाइप्स की कि आपके पास जो ट्रेनिंग्स हैं वो किस तरह से आपके पास होती हैं, कितने टाइप से आपके पास ट्रेनिंग्स होती हैं। तो आप अगर ट्रेनिंग की टाइप्स देखें तो हमारे पास एक तो हमारे पास था इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कि आप क्लासरूम का जिस तरह एक एनवायरनमेंट होता है वहाँ आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वहाँ आप ट्रेनिंग देते हैं, आप वो एक पैटर्न जो है उसको आप अडॉप्ट करें। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, के ऑन जॉब जो है आपके पास आप डिफरेंट वर्कर के साथ मिलकर काम करते हैं और आपके पास जो है चीज़ें सीखते हैं, तो आपके पास ऑन जॉब ट्रेनिंग। लाइक मैंने आपसे कहा कि आप किसी मैकेनिक की शॉप पर जाए, बच्चा होता है छोटा सा, वो कभी ये करो कभी वो करो, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग उसकी इन एक्चुअल जो है चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके पास जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है आपके पास जो होती है वो साथ साथ आपके पास चल रही होती है। उस ऑन जॉब ट्रेनिंग का बेनिफिट आपके पास क्या है कि आपके पास बेनिफिट तो ये है कि आपको बाहर से बंदा नहीं लेना पड़ता ट्रेनर का, आपके अपने एम्प्लॉयज उस बंदे को जो है साथ साथ ट्रेन करते हैं। और नुकसान क्या है कि आपके पास टाइम कंज्यूमिंग है, आपके पास टाइम लगता है उसको ट्रेन करने में आपके पास, ठीक है, पर इस बात बेसिक्स उसके पास नहीं होती, तो बेसिक्स जो वहाँ पर उस इंस्ट्रक्शन सीख
सीखता है वो यहाँ पर आपके पास नहीं सीखता। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने बात की, फिर हमने कहा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों ज़रूरी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कितनी टाइप्स हैं, कितने डिफरेंट तरीके से आप अपने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप अप्राइज कर सकते हो, इसके बाद डिटेल। अभी हमने अब इस स्लाइड से पहले हमने अपने लास्ट स्लाइड्स में देखे एक्ट देखे, हमने डिफरेंट लॉज देखे जो कि आपके लेबर यूनियंस को आपके पास प्रोटेक्ट करते हैं। लेबर यूनियन की हमने बात की, लेबर यूनियन हमने कहा कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स जो हैं, एक मैनेजर जो है वो इंडिविजुअल बंदे के ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, बट ही इज़ अनएबल टू एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द होल ग्रुप। तो जो यूनियन आपके पास जो लेबर यूनियंस हैं ये एक्चुअली मिल के ग्रुप जो है वो अपने पास जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो राइट्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बड़ी एक हेल्पफुल एक स्कीमा है जो कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थी है जो स्कीमा, और इसके मुताबिक 1935 के लॉ के मुताबिक आपके पास जो है 1935 का जो एक्ट है उसमें जो है इस लेबर यूनियन को जो है वो लीगल करार दिए गए, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो लेबर यूनियन आपके पास बन सकती हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय मोटिवेशन, मोटिवेशन आपके पास क्या है एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ मोटिवेशन। डेफिनेशन के बाद नेचर देखेंगे, मोटिवेशन में किस तरह से होती है। फिर हम बात करेंगे मोटिवेशन इक्वेशन की, इक्वेशन आपके पास मोटिवेशन की क्या है। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द एक्सपीरियंशियल थ्योरी एंड देन नीड थ्योरी। सो फॉर टुडे लेक्चर थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कंटेंट को आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।